दोस्तों आज एनवीडिया $2 ट्रिलियन से भी बड़ी कंपनी बन चुकी है। AMD दुनिया के 80% गेमिंग कंसोल्स जैसे PS5 और Xbox को पावर दे रहा है। आज पूरी दुनिया में AI और चैट GPT की जो क्रांति आई है वो सिर्फ और सिर्फ इन कंपनियों के बनाए एक हार्डवेयर पर टिकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर में लगा वो लोहे और प्लास्टिक का डब्बा यानी आपका ग्राफिक्स कार्ड असल में काम कैसे करता है? कैसे ये सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा आपके गेम में 144 FPS जनरेट कर देता है? कैसे ये 1080p के गेम को AI की मदद से 4K बना देता है? आज हम सिर्फ पंखे, RGB लाइट्स और पोर्ट्स की बात नहीं करेंगे। आज हम इस एनवीडिया और AMD के कार्ड को खोलेंगे और इसके उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे जो पूरे YouTube पर आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मशीन के दिमाग के अंदर घुसते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो आपके मॉनिटर पर इस वक्त जो भी दिख रहा है, एक एक पिक्सल, एक एक रंग, वो सब GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से है। बिना इसके आपकी स्क्रीन बिल्कुल काली रहेगी। अब आप सोचेंगे कि जब हमारे कंप्यूटर में पहले से ही एक पावरफुल CPU लगा है तो इस ग्राफिक्स कार्ड की अलग से क्या जरूरत है? इसे एक शानदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका CPU एक बहुत ही टैलेंटेड अकेला प्रोफेसर है जो क्वांटम फिजिक्स का भयंकर मुश्किल सवाल भी अकेले सॉल्व कर सकता है। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड उस प्रोफेसर जैसा नहीं है, बल्कि वो 10,000 मजदूरों की एक पूरी फौज है। ये मजदूर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करते, लेकिन जब बात आती है स्क्रीन पर करोड़ों पिक्सल्स को एक साथ पेंट करने की, तो ये फौज उस आसान काम को मिली सेकेंड्स में कर देती है। एक साथ मिलकर काम करने की इसी ताकत को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अब ये फौज आपके कंप्यूटर में दो तरीके से रह सकती है। अगर ये आपके उसी प्रोसेसर के अंदर एक छोटी सी चिप के रूप में छुपी है तो उसे इंटीग्रेटेड GPU कहते हैं, जो नॉर्मल ऑफिस के कामों के लिए होता है। लेकिन अगर आपने इस फौज के लिए एक अलग से बड़ा डब्बा जैसे RTX 4090 लगाया है तो वो डेडिकेटेड GPU कहलाता है, जिसका अपना खुद का पंखा, पावर और अपनी खुद की मेमोरी होती है। और आज के समय में ये कार्ड सिर्फ गेमिंग नहीं कर रहे, बल्कि वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन, क्रिप्टो माइनिंग और दुनिया के सबसे बड़े AI मॉडल्स को ट्रेन करने का सारा बोझ भी इन्हीं के कंधों पर है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब आप गेम खेलते हुए कीबोर्ड पर W दबाकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो आपका वो बटन दबाना इस ग्राफिक्स कार्ड तक पहुंचता कैसे है? चलिए सॉफ्टवेयर की दुनिया में चलते हैं। होता क्या है दोस्तों, कोई भी गेम सीधा आपके ग्राफिक्स कार्ड से बात नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि गेम कोडिंग की भाषा बोलता है और आपका हार्डवेयर GPU सिर्फ 0 और 1 की मशीन लैंग्वेज समझता है। तो इन दोनों के बीच बातचीत कराने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। इस ट्रांसलेटर को हम API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। जैसे आपने DirectX 12 या वल्कन का नाम सुना होगा। ये API आपके गेम के कमांड को GPU के समझने लायक बना देते हैं, लेकिन एक ट्रांसलेटर बिना सही मैनेजमेंट के काम नहीं कर सकता। और यहीं पर रोल आता है ग्राफिक्स ड्राइवर्स का। ड्राइवर्स असल में उस पूरे सिस्टम के मैनेजर हैं। इसलिए जब भी एनवीडिया या AMD अपना नया ड्राइवर अपडेट भेजते हैं और आप उसे इग्नोर कर देते हैं तो गेम और ग्राफिक्स कार्ड के बीच का ये कनेक्शन टूट जाता है और आपका गेम लैग करने लगता है। तो अब सॉफ्टवेयर ने तो अपना कमांड कार्ड को भेज दिया है, लेकिन जैसे ही ये कमांड हार्डवेयर के अंदर पहुंचता है तो असल में क्या हलचल होती है? आइए इस कार्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे ही हम इस ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर लगे भारी भरकम पंखों को हटाते हैं, हमें एक हरा सर्किट बोर्ड दिखता है जिसे PCB कहते हैं। इस बोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच इसका असली दिमाग होता है, जिसे हम डाई या GPU चिप कहते हैं। पर इस चिप के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है, जिसे सिलिकॉन लॉटरी या बाइंडिंग प्रोसेस कहा जाता है। दरअसल कंपनियां सिलिकॉन की एक ही बड़ी सी प्लेट से कई सारे चिप्स काटती हैं, पर हर चिप 100% परफेक्ट नहीं निकलती। जो चिप टेस्ट में एकदम परफेक्ट काम करती है, एनवीडिया उसे RTX 4090 का नाम देकर 2 लाख रुपए में बेच देती है। और जिस चिप का कोई एक छोटा सा कोना काम नहीं कर रहा होता, कंपनी उस हिस्से को हमेशा के लिए लॉक कर देती है और उसे RTX 4080 बनाकर थोड़े सस्ते में बेच देती है। अब आप सोचेंगे कि ये चिप इस मदरबोर्ड से जुड़ी कैसे है?
इसके लिए कोई नॉर्मल तारे नहीं होती, बल्कि चिप के नीचे हजारों माइक्रोस्कोपिक सोल्डर बॉल्स लगी होती है, जिसे करते हैं चिप के आसपास लगे VRAMs यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल्स और कैपेसिटर। गेम खेलते समय कई बार स्क्रीन पर अचानक कोई बड़ा धमाका होता है, तो ये कार्ड 1 मिलीसेकंड के लिए अपनी लिमिट से डबल बिजली खींच लेता है। इसे ट्रांजिएंट स्पाइक्स कहते हैं। अगर आपके कार्ड में सस्ते कैपेसिटर जैसे पॉस कैप्स लगे हैं तो पावर क्रैश हो जाएगी और गेम बंद हो जाएगा। इसीलिए महंगे कार्ड्स में MLCC कैपेसिटर होते हैं जो इस झटके को आराम से झेल लेते हैं। और इतनी भयंकर बिजली जब इस चिप में दौड़ती है तो ये किसी भट्टी की तरह गर्म हो जाती है। इसे पिघलने से बचाने के लिए इसके ऊपर हीट पाइप्स का जाल होता है। यहाँ तक कि आजकल के महंगे GPU में नॉर्मल थर्मल पेस्ट की जगह PTM7950 नाम का एक स्पेशल मटेरियल लगता है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो गर्मी पाते ही पिघलकर लिक्विड बन जाता है और ठंडा होने पर वापस जम जाता है। हार्डवेयर तो वाकई में तगड़ा है, लेकिन असली जादू तो इस चिप के अंदर चल रहा है। चिप के अंदर एक खाली 3D दुनिया को एकदम रंगीन और असली गेम में कैसे बदला जाता है, आइए कार्ड की पाइपलाइन में घुसते हैं। सारा डेटा आपके CPU से निकलकर मदरबोर्ड के PCIe स्लॉट के रास्ते इस ग्राफिक्स कार्ड में एंट्री मारता है और यहाँ से शुरू होता है असली रेंडरिंग का काम। सबसे पहले स्टेप में गेम के कैरेक्टर्स और दुनिया का सिर्फ तारों वाला एक ढांचा स्केलेटन/वायरफ्रेम बनाया जाता है, जिसे वर्टेक्स प्रोसेसिंग कहते हैं। ढांचा बनने के बाद दूसरे स्टेप में इस 3D ढांचे को हमारी मॉनिटर स्क्रीन के 2D पिक्सल्स में बदलना होता है। इस प्रोसेस को रेस्टराइजेशन कहते हैं। लेकिन GPU बहुत स्मार्ट है, वो पूरी स्क्रीन को एक साथ नहीं बनाता, बल्कि स्क्रीन को छोटे छोटे चौकोर टाइल्स में बांट देता है और अपने वर्कर्स को अलग अलग हिस्सा पकड़ा देता है ताकि काम सुपर फास्ट हो सके। और यहीं पर ग्राफिक्स कार्ड अपना सबसे बड़ा राज इस्तेमाल करता है, जिसे अर्ली Z रिजेक्ट या Z क्यूलिंग कहते हैं। मान लीजिए आप GTA 5 खेल रहे हैं और कोई दुश्मन दीवार के पीछे छुपा है। जो चीज आपकी स्क्रीन पर सामने से दिख ही नहीं रही, GPU उस चीज को रेंडर ही नहीं करता, वो उसे इग्नोर कर देता है, जिससे कार्ड की 50% पावर और समय दोनों बच जाते हैं। अब जब ये तय हो गया कि क्या रेंडर करना है, तो अगला स्टेप आता है टेक्सचरिंग और शेडिंग का। कार्ड के अंदर TMUS यानी टेक्सचर मैपिंग यूनिट्स होते हैं, जो उस तारों वाले ढांचे पर स्किन, कपड़े और रंग चिपकाने का काम करते हैं। इस भारी काम को करने के लिए अंदर बैठे हजारों कोर्स वार्प स्केड्यूलिंग नाम की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जहां 32 मजदूरों का एक ग्रुप एकदम सिंक में काम करता है। फाइनली सब कुछ तैयार होने के बाद ROPS रेंडर आउटपुट यूनिट्स पूरी तस्वीर को चेक करके उसे फ्रेम बफर नाम की मेमोरी में सेव कर देते हैं, जहां से वो सीधा आपके मॉनिटर पर चमकने लगती है। यही पूरी प्रोसेस 1 सेकंड में जितनी बार भी होती है, उसी नंबर को हम FPS यानी फ्रेम्स पर सेकंड कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कार्ड कितनी भी जल्दी तस्वीरें बना ले, अगर उन तस्वीरों को मॉनिटर तक भेजने वाले रास्ते पर ट्रैफिक जाम लग गया तो आपका गेम रुक रुक कर चलेगा। तो फिर ये डेटा का ट्रैफिक कैसे मैनेज होता है? इस ट्रैफिक जैम को रोकने के लिए ग्राफिक्स कार्ड के अंदर खुद का एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सबसे पहले आता है कैश हायरार्की। कार्ड के कोड्स को बार बार दूर मौजूद VRAM तक ना जाना पड़े, इसलिए GPU के अंदर अपनी खुद की L1, L2 और इन्फिनिटी कैश जैसी सुपर फास्ट मेमोरी होती है। जब डेटा ज्यादा होता है तो उसे मेन मेमोरी से लाने के लिए एक हाईवे की जरूरत पड़ती है, जिसे हम मेमोरी बस विड्थ कहते हैं। अगर आपके कार्ड के डब्बे पर 128 बिट लिखा है तो इसका मतलब है कि वो डेटा हाईवे सिर्फ 2 लेन का है, लेकिन अगर 256 बिट लिखा है तो हाईवे 4 लेन का है। हाईवे जितना चौड़ा होगा, डेटा का ट्रैफिक जैम उतना ही कम लगेगा और आपको शानदार FPS मिलेंगे। इसके अलावा डेटा भेजने के तरीके में भी बहुत बदलाव आया है। पुराने कार्ड्स में डेटा सिर्फ 0 या 1 ऑन या ऑफ के रूप में एक एक करके जाता था, लेकिन नए कार्ड्स में PAM4 सिग्नलिंग नाम की एक कमाल की टेक्नोलॉजी आ गई है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक ही वायर पर एक साथ 4 अलग अलग वोल्टेज लेवल पर डेटा भेजा जाता है, जिससे स्पीड एक झटके में डबल हो जाती है। और डेटा ट्रैफिक का एक और सबसे बड़ा गेम चेंजर है रिसाइजेबल बार, जिसे AMD स्मार्ट एक्सेस मेमोरी भी कहता है। एक बार में ग्राफिक्स कार्ड के सिर्फ 256 मेगाबाइट VRAM का ही इस्तेमाल कर पाता था। वो एक तरह से ट्रैफिक का बॉटलनेक था।
लेकिन जैसे ही आप बायोस में जाकर रीसाइजेबल बार का फीचर ऑन करते हैं तो सीपीयू को ग्राफिक्स कार्ड की पूरी 16 गीगाबाइट VRAM का फुल एक्सेस एक साथ मिल जाता है, जिससे आपके गेम में रातों रात 10 से 15% FPS बढ़ जाते हैं। ये तो था नॉर्मल गेमिंग का काम, लेकिन आजकल के RTX 4090 जैसे कार्ड्स इतने महंगे क्यों आते हैं? वो कौन सा AI का जादू है जो एक नॉर्मल से गेम को एकदम असली दुनिया जैसा बना देता है? चलिए मॉडर्न मैजिक देखते हैं। दोस्तों, जब आप गेम खेलते हुए पानी या कांच पर एकदम असली दुनिया जैसी परछाई देखते हैं तो हम उसे रे ट्रेसिंग कहते हैं, पर असल में ग्राफिक्स कार्ड कोई रोशनी नहीं फेंकता। इसके पीछे BVH यानी बाउंडिंग वॉल्यूम हायरार्की नाम का एक बहुत ही भयंकर गणित काम कर रहा होता है। कार्ड के अंदर बैठे RT कोर्स इसी मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करते हैं कि स्क्रीन पर परछाई बिल्कुल असली कैसे दिखेगी। लेकिन इस मैथ्स को सॉल्व करने में कार्ड इतना थक जाता है कि आपके FPS अचानक से बहुत गिर जाते हैं, और यहीं पर एंट्री होती है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसे हम टेंसर कोर्स या DLSS/FSR कहते हैं। ये AI कोर्स क्या करते हैं? ये गेम को डायरेक्ट 4K में रेंडर नहीं करते, बल्कि उसे सिर्फ 1080p में चलाते हैं ताकि कार्ड पर ज्यादा लोड ना पड़े, और फिर मैट्रिक्स मैथ और AI की मदद से उस 1080p गेम को स्ट्रेच करके 4K बना देते हैं। इससे गेम की क्वालिटी भी एकदम मस्त रहती है और गिरे हुए FPS भी डबल हो जाते हैं। और अब तो हद ही हो गई है। Nvidia और AMD के नए कार्ड्स में ऑप्टिकल फ्लो एक्सेलरेटर नाम का एक हार्डवेयर लगा है जो फ्रेम जनरेशन का काम करता है। ये AI इतना स्मार्ट है कि गेम की 2 असली तस्वीरों को देखता है और भविष्यवाणी करके उनके बीच में एक बिल्कुल नया नकली फ्रेम खुद ही बना देता है। मतलब ग्राफिक्स कार्ड ने वो बीच वाला फ्रेम रेंडर ही नहीं किया, फिर भी आपको मॉनिटर पर 120 FPS मिल रहे हैं। इतनी सारी माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी देखने के बाद मुझे पता है कि आपका भी एक नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदने का मन कर रहा होगा, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो डब्बे पर लिखी चीजों का असली मतलब क्या निकालेंगे? जब भी आप कोई ग्राफिक्स कार्ड का डब्बा हाथ में लें तो कुछ स्पेसिफिकेशंस को हमेशा ध्यान में रखें। अगर डब्बे पर CUDA कोर्स Nvidia के लिए या स्ट्रीम प्रोसेसर्स AMD के लिए लिखा हो तो समझ जाइए कि ये उन मजदूरों की गिनती है जो काम करेंगे। क्लॉक स्पीड आपको बताएगी कि वो मजदूर कितनी तेजी से काम करेंगे, और TDP बताएगी कि वो कार्ड कितनी वॉट बिजली पिएगा। लेकिन नया PC बनाते समय लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं बॉटलनेक की। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में Intel Core i3 जैसा एक कमजोर और पुराना प्रोसेसर लगा दिया और उसके साथ RTX 4090 जैसा भयंकर ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया, तो होगा ये कि प्रोसेसर GPU को डेटा भेज ही नहीं पाएगा। GPU खाली बैठा इंतजार करता रहेगा और आपकी सारी परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए CPU और GPU के बीच एक सही बैलेंस होना सबसे जरूरी है। और अगर बात करें भविष्य की, तो ग्राफिक्स कार्ड की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। AMD और Intel अब एक बड़ी चिप बनाने के बजाय छोटी छोटी अलग चिप्स, जिन्हें चिपलेक्स कहते हैं, को एक साथ जोड़कर GPU बना रहे हैं, ताकि वो बनाने में सस्ते भी हों और उनकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गेम में कोई शानदार हेडशॉट मारे या कोई 4K वीडियो रेंडर करे तो 1 सेकंड के लिए याद जरूर करना कि आपके उस डब्बे के अंदर अरबों ट्रांजिस्टर्स, AI रोबोट्स और मैथमेटिक्स का एक पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो भी रोशनी की रफ्तार से। सच सच बताना, आपके PC या लैपटॉप में इस वक्त कौन सी कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड लगा है? Nvidia, AMD या Intel? मुझे अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड की दुनिया का ये डीप पोस्टमार्टम पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने गेमर दोस्तों के साथ शेयर करें और टेक की दुनिया के ऐसे ही अनसुलझे रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं